एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। तो मैंने अपने चैनल पे टॉप 20 एमसीक्यूज की वीडियो डाली हुई है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। उसकी लिंक या तो आपको आई बटन पे मिल जाएगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको कमेंट सेक्शन पे भी मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस लिए हैं, उनको हम बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि वो क्वेश्चंस क्यों पूछे गए हैं, कितनी बार पूछे गए हैं, उसमें एग्जैक्टली पूछा क्या गया है, उसे किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इन सब चीजों को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले, तो वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सब कुछ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ अ सैलेड। आपका जो सैलेड है उसकी कॉम्पोजिशन को हमें डिस्क्राइब करना। अब कॉम्पोजिशन में आपका क्या आता है? कॉम्पोजिशन में आपका आ जाता है जैसे कि बेस हो गया, आपकी बॉडी हो गई, ठीक है, सैलेड की ये सारी चीजें आपकी क्या आ जाती है, सैलेड में कॉम्पोजिशन में आ जाती है। ठीक है, तो यही ये चीज मतलब कॉम्पोजिशन क्या होता है कि ये पर्टिकुलर चीज किन चीजों से बनी है वो हमें बताना है। ठीक है, तो सैलेड बॉडी बेस इन सबको मिलाकर बनता है। फिर उसके बाद पूछा गया लिस्ट सलाइंट फीचर्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ गुड सैलेड। अगर मुझे कोई अच्छा सैलेड बनाना है तो कौन से सलाइंट फीचर है? सलाइंट मीन्स इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो कि मुझे हेल्प कर सकते हैं एक अच्छा सैलेड बनाने में। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो नीचे ये वाला क्वेश्चन है, ये आपके दूसरे क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। ठीक है, क्योंकि मुझे ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन थोड़े मोस्टली सिमिलर ही लगे, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या पूछा गया, व्हाट आर द 3 कीज टू अ क्वालिटी सैलेड। कोई अच्छा सैलेड मतलब क्वालिटी मीन्स गुड, राइट? तो कोई क्वालिटी वाला कोई अच्छा सैलेड जो है उसके 3 कुछ की फीचर्स हमें बताने हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया था, कुछ जो सलाइन फीचर्स है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताओ एक अच्छे सैलेड के। और वही सेम चीज यहाँ पे भी मतलब थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया गया है, लेकिन है क्या, सेम चीज है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन क्वेश्चंस को हमें कैसे लिखना है। ठीक है, लिखने का हमारा स्टाइल कैसा होना चाहिए? तो लिखने का स्टाइल हमारा कैसा होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में पूछा क्या है, डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ ए सैलेड। ठीक है, यहाँ पे डॉट आ गया, फुल स्टॉप आ गया, दिस मीन्स यहाँ पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सैलेड की कॉम्पोजिशन में क्या क्या आता है? बॉडी आती है, ठीक है, बॉडी आएगी, एंड आपका बेस आएगा, गार्निश आएगा, और आपकी ड्रेसिंग आएगी। ठीक है, तो इन सब को आपको एक एक लाइन या दो दो लाइन में डिस्क्राइब कर देना है। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 ये डिस्क्राइब करने के बाद, एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू सजेस्ट यू गाइस कि जिसके बारे में पूछा गया है, ठीक है, सैलेड के बारे में पूछा गया है, सूप के बारे में पूछा गया है, किसके बारे में पूछा गया है, तो उसकी एक डेफिनेशन लिख देना कि सैलेड ये होता है, ये वेजिटेबल से बनता है, ये इसमें आपका फ्रूट्स वगैरह भी यूज हो जाता है, ये कोल्ड डिश होती है, ये सारा डेफिनेशन लिखने के बाद सैलेड की फिर आपको क्या करना है, मेन क्वेश्चन पे आना है। ठीक है, अगर आप जो पर्टिकुलर चीज जिसके बारे में पूछा गया उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हो तो टीचर थोड़ी सी इंप्रेस हो जाती है। ठीक है, ज्यादा बड़ा करके नहीं लिखना है, ये मैं सजेस्ट करूंगी कि ज्यादा बड़ा करके मत लिखना, थोड़ा थोड़ा एक दो लाइन का, ठीक है, 2 लाइन का जो है डेफिनेशन आपका होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 1 लाइन में हो जाए तो बहुत बढ़िया। अब उसके बाद आपका आता है लिस्ट सलाइन फीचर्स ऑफ प्रिपेयरिंग गुड सैलेड। अगर आपको एक अच्छा सैलेड बनाना है तो कुछ फीचर्स बताओ। अब देखो क्वेश्चन जो है हमारा 4 मार्कर है, और मैंने यहाँ पे आपका बॉडी बेस गार्निश ड्रेसिंग ये सारे आपका कर दिया है। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन कितना मतलब कितने मार्क्स का होगा? ये 2 मार्क्स का होगा और ये 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, जब आपको 2 क्वेश्चन एक ही उसमें दिख जाए तो थोड़ा समझने की कोशिश करो। दिस इज 2 मार्कर एंड दिस इज 2 मार्कर। ठीक है, इसे 2 मार्कर के हिसाब से लिखो एंड इसको 2 मार्कर के हिसाब से लिखो। ठीक है, अब क्या क्या हम लिख सकते हैं कि जो हमारा सैलेड है उसमें फ्रेश वेजिटेबल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? फ्रेश वेजीज होनी चाहिए या फ्रूट्स होने चाहिए। ओके, now the second thing that you can write is that your salad should be cold, because salad is a cold dish that's
व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि वो कोल्ड हो, राइट, ठंडा हो, ठीक है। तो इट्स कोल्ड डिश, तो कोल्ड होना चाहिए। एंड जो गार्निश है वो बिल्कुल भी जो बॉडी है उसको डोमिनेट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो वो उसको डोमिनेट नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, जो बेसिकली आपने बॉडी बेस गार्निश ड्रेसिंग इन सब के कॉम्पोजिशन, मतलब जब आप कॉम्पोजिशन पढ़ रहे होगे बुक में, तो आपने ये चीजें नोटिस की होगी कि गार्निश जो है उसको डोमिनेट नहीं करना चाहिए। आपका जो बॉडी, आपका जो बेस है वो लीफी ग्रीन से, मतलब ये इससे बना होता है, लेटस वगैरह से बना होता है। एंड ड्रेसिंग जो है वो टार्टनेस वगैरह देता है, तो यू शुड ऐड ड्रेसिंग। तो ये सब चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। वही सेम चीज यहाँ पे भी आपको लिखनी है, ठीक है। 3 लिख देना यहाँ पे पॉइंटर्स। अब हम आते हैं जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है आंसर का, वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हमने सैलेड को डिस्क्राइब किया कि सैलेड जो है ये कॉम्बिनेशन होता है रॉ एंड कुक्ड इंग्रेडिएंट्स का। एंड इसको जनरली ठंडा जो है सर्व किया जाता है ड्रेसिंग के साथ। ड्रेसिंग जो होती है सॉस होती है, ठीक है, उसके साथ सर्व किया जाता है। एंड फ्रेशनेस और वेराइटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होता है, मतलब जो भी इंग्रेडिएंट यूज हो रहे हैं, वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो फ्रेश होने चाहिए। एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सैलेड, अब यहाँ पे आते हैं तो बेस, बॉडी, ड्रेसिंग, देखो यहाँ पे एक एक लाइन में मैंने सबको डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे ही आपको करना है। फिर उसके बाद आते हैं आपके सेलाइंट फीचर्स। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज आपको सजेस्ट करूंगी कि कभी भी आपसे कुछ सजेशन मांगा जाता है, लाइक कि लिस्ट आउट करो ये पर्टिकुलर चीज, या फिर नोट डाउन करो, या ऐसा कुछ पूछा जाता है रैंडमली, और उसमें आप 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन उसमें उन्होंने 3 पूछे हैं, ठीक है। उसमें 3 पूछे हैं तो आपको 4 लिख के आने हैं। अगर 5 पूछे तो आपको 6 लिख के आने हैं, समझ में आया, ठीक है। मतलब जितना आपसे पूछा जाएगा उससे एक एक्स्ट्रा लिख के आना है। और किस तरीके से लिखना है कि पहले वाला जो होना चाहिए वैसा होना चाहिए, जिसके ऊपर आपको पूरा ऐसा है, विश्वास है कि ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, और बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। मतलब बेसिकली आपको जो आप आंसर लिख रहे हो उसकी क्वालिटी डिटरमाइन कर कि ये पर्टिकुलर जो मैंने लाइन लिखी है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन है, ये बहुत अच्छी लाइन मैंने लिखी है, तो इसको मेरे को सबसे ऊपर लिखना चाहिए। तो ऐसे आपको करना है, क्योंकि फिर अगर आप जो चीज अच्छी अच्छी चीजें ऊपर ऊपर रखोगे तो टीचर पहले उसे ही पढ़ेगी, राइट। एंड जब वो उन्हें पढ़ेगी तो वो इम्प्रेस होंगी। टीचर को इम्प्रेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम्स, ओके। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे सलाइन फीचर्स आपके लिखे हुए, जैसे कि जो आपका सैलेड का बेस है वो लीफी ग्रीन्स का बना हुआ होता है, मतलब बना होना चाहिए वैसे तो, ठीक है, लीफी ग्रीन्स का ही बना होना चाहिए। एंड सैलेड शुड हैव एन अट्रैक्टिव कलर, जो सैलेड है उसका कलर बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब देखो कोई भी आपके सामने खाना लेके आ जाए, उसका कलर बहुत डल सा है, बहुत अजीब सा है, आपको बिल्कुल भी ढंग से नहीं दिया गया है खाना, बिल्कुल भी, मतलब उसको सजा के नहीं दिया गया है, तो आपको खाने का मन करेगा। कहीं ना कहीं कुछ लोग खा लेते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि अगर खाने की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती तो खाना खाने का मन भी नहीं करता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे कहा गया है कि जो सैलेड का कलर कॉम्बिनेशन है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। बाकी प्रेजेंटेशन तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। ड्रेसिंग जो है वो बहुत ही नेसेसरी पार्ट होता है, जो सैलेड का जो टेस्ट है उसको डेवलप करने के लिए ये टार्टनेस, स्पाइसीनेस वगैरह देता है। ये सारी की सारी लाइंस आपकी बुक की है, ये चीज मैं बता दूं, ये सारी लाइंस आपकी बुक की है। तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि मैंने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लिखा है, नो, ये सारी आपकी बुक की लाइंस है। नाउ द ड्रेसिंग शुड कॉम्प्लीमेंट द सैलेड एंड नॉट ओवरपावर इट्स फ्लेवर। जो ड्रेसिंग है उसे सैलेड को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना कि उसको बहुत ज्यादा ओवरपावर करना चाहिए। ओवरपावर मतलब देखो मैंने ड्रेसिंग डाली, ठीक है, सैलेड में मैंने ड्रेसिंग डाली, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ ड्रेसिंग का ही टेस्ट आ रहा है। जो मैंने सॉसेस डाली उन्हीं सॉसेस का ही टेस्ट आ रहा है। जो मैंने वेजीज वगैरह सैलेड में यूज किया, गार्निश यूज किया, इन सब का तो टेस्ट मेरे को आ ही नहीं रहा है। तो इतना ज्यादा ड्रेसिंग भी डालना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कि गार्निश जो है वो आपके अपीयरेंस को इनहेंस करता है, और इसे हमें डोमिनेट नहीं करना चाहिए सैलेड में, ठीक है। सैलेड में जो भी बॉडी है
उसको वो डोमिनेट नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद जो सैलेड है इसको हमें ठंडा और फ्रेश सर्व करना चाहिए। फिर यहाँ पे कंक्लूजन आता है कि अ गुड सैलेड शुड बी न्यूट्रिशियस, कलरफुल, अट्रैक्टिव, वेल बैलेंस्ड एंड इन फ्लेवर एंड टेक्सचर। जो पीछे आपका ये दूसरा वाला क्वेश्चन था ना, ये सेम यही है। तो कोई भी 3 पॉइंटर आप इनमें से लिख सकते हो। 3 नहीं, सॉरी 4 पॉइंटर, ठीक है? 3 लिखा है तो 4 लिखना है। ओके, नाउ यहाँ पे अब आपका आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि डिस्क्राइब एनी 4 टाइप्स ऑफ थिक सूप। जो आपके थिक सूप्स होते हैं उसके हमें कोई भी 4 टाइप्स बताने हैं, डिस्क्राइब करना है, ठीक है? तो जैसे आपका विलोटे हो गया, आपका प्योरे हो गया और आपका क्रीम सूप हो गया। ये सारे के सारे मतलब आपको लिखने हैं और इसको डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे आपका क्रीम सूप आ गया, प्योरे सूप आ गया, बिस्क, विलोटे एंड शॉर्ट, ठीक है? तो ये सारे आप लिख सकते हो। क्योंकि आपका यहाँ पे 4 पूछे गए हैं तो यहाँ पे 4 ही लिखोगे तो ठीक है, लेकिन 5 लिख के आ जाना, ठीक है? 5 लिख के आ जाना। बाकी इसको मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम टू सेम आपकी बुक से कॉपीड है ये। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू ऐड इज़ कि यहाँ पे थिक सूप को मैंने डिस्क्राइब किया है, ठीक है? थिक सूप के बारे में पूछा गया है, तो मैंने थिक सूप को क्या किया है, डिस्क्राइब। तो समझ में आया? सैलेड के बारे में पूछो तो सैलेड को डिस्क्राइब किया, थिक सूप के बारे में पूछो तो थिक सूप को डिस्क्राइब किया, ठीक है? बाकी अगर आपको याद नहीं है डेफिनेशन तो स्किप कर सकते हो। गलत नहीं लिख के आना है, ठीक है? याद है अच्छे से कि मुझे भाई बहुत अच्छे से याद है कि थिक सूप क्या होता है, कैसे लिखना है, मेरे को अच्छे से पता है, मैं लिख के आ जाऊँगा। लेकिन जब मुझे नहीं पता है, मुझे अच्छे से डेफिनेशन नहीं लिखी जा रही है, देन प्लीज़ अपने आंसर की स्टार्टिंग बेकार मत करना, ठीक है? ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप डेफिनेशन लिख देते हो तो अच्छा लगता है टीचर को। बाकी अगर आपकी डेफिनेशन ही बेकार होगी तो टीचर को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? तो तभी लिख के आना जब अच्छे से आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एनलिस्ट एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुकिंग फूड। ये चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन आपका ऐसा क्वेश्चन है जिसकी 99% चांसेस होते हैं। कितने? 99% चांसेस भाई। मतलब ये आपके 2 मार्कर में भी आता है, 4 मार्कर में भी आता है एंड 2 मार्कर में सबसे ज़्यादा आता है। तो मैं यही बोलूँगी कि ये वाला क्वेश्चन अच्छे से रट के चले जाना, चाहे तो रट के चले जाना लेकिन अच्छे से करके आना। तो यहाँ पे आपसे 4 पॉइंट पूछे कि क्या मतलब क्या इम्पोर्टेंस है फूड को कुक करने का, क्यों कुक करते हैं? तो सबसे पहला आता है कि जो फूड है उसको पैलेटेबल बनाने के लिए, फिर जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है उसको हेल्प करने के लिए क्योंकि हमारे जो फूड कंपोनेंट्स है वो टूट जाते हैं हीट के इफेक्ट के वजह से, तो इसलिए डाइजेशन थोड़ी-सी अच्छी हो जाती है हमारे लिए, मतलब हेल्पफुल हो जाता है डाइजेस्ट करने में। फिर उसके बाद जो बैक्टीरिया है उसको मारने में हेल्प करता है और फूड का कंजम्पशन भी सेफ हो जाता है एंड इट इम्प्रूव्स द आई अपील ऑफ द फूड। जो आपका फूड है वो देखने में भी सुंदर लगता है। फिर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं प्रिपरेशन में और जिसकी वजह से आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी जो होती है डिश की वो इनहेंस होती है। अब जब आप एक ही वेजिटेबल खा रहे हो, मतलब कच्चा खा रहे हो मान लो, ठीक है? तो आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर वेजिटेबल की ही न्यूट्रिशंस मिलेंगे। लेकिन जब आप सब्जी बनाते हो तो सब्जी में आलू भी डलता है, टमाटर भी डलता है, आपका शिमला मिर्च भी डलेगा, सब कुछ डलेगा एंड वो सारे वेजिटेबल्स अपने-अपने न्यूट्रिशनल वैल्यूज लेके बैठे होंगे। तो आपको उन सबके न्यूट्रिशनल वैल्यूज मिल रहे होंगे। तो दैट्स व्हाई कुकिंग फूड इज इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है 4 ऑब्जेक्टिव, तो मैंने यहाँ पे कितने लिखे हैं? 5, ठीक है? तो इस तरीके से लिख के आना है, 4 पूछे गए हैं तो 5 लिखने हैं। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ स्टोन फ्रूट्स। दिस वाज इन 2023 एंड ये तब आया था जब मेरा एग्जाम था। मैंने एग्जाम दिया था अपने बोर्ड्स का, क्लास 10th का, तब का ये क्वेश्चन है और मैं लिटरली शॉक थी कि ये क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, मैंने इस क्वेश्चन को बाद के लिए छोड़ दिया था, मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, फिर उसके बाद मैं लास्ट में आई थी इस क्वेश्चन पे और थोड़ा-सा ऐसे दिमाग लगाया और फिर सही गया। तो इसमें जो हमारा जो स्टोन फ्रूट होता है, वो हमारा होता है ड्रूप्स।
ठीक है, कौन से होते हैं? ड्रूप्स होते हैं। जो ड्रूप्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्टोन फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोन फ्रूट। अब देखो स्टोन फ्रूट में क्या होता है एग्जैक्टली अब देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले प्लम का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, प्लम ले लिया मैंने। अब ये जो प्लम होता है इसमें बीच में क्या होगा? उसकी एक गुठली स्टोन लाइक सीड होगा। फिर यहाँ पे आपका थोड़ा सा गूदा होगा। बाकी आपकी यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे लेयर सी होगी। ठीक है, वो लेयर सी होगी, मान समझ लो थोड़ा सा ऐसे करके। दिस इज द फ्लैशी पार्ट। ओके, देखो ये जो है, ये जो बाहर की लेयर है, दिस इज कॉल्ड एपिका। ओके, फिर ये जो अंदर की होती है इसको बोलते हैं मीजोका। फिर ये जो इससे भी अंदर का है जो कि बीज है, इसको बोला जाता है एंडोकार्प। समझ में आया? एपी मतलब बाहर का, इसको एक्सोकार्प भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी बता दूं, एक्सोकार्प भी बोला जाता है। मीजोकार्प जो होता है दैट इज बीज की लेयर। एंडोकार्प जो होता है उससे भी अंदर का, जो सबसे अंदर का लेयर होता है। ठीक है, समझ में आया? तो जो एंडोकार्प होता है ये आपका स्टोन लाइक हार्ड होता है, मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो यहाँ पे हमें दो एग्जाम्पल्स बताने थे, तो चेरी हो गया, एप्रिकॉट हो गया और प्लम हो गया। ठीक है, तीन एग्जाम्पल्स बता दो। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको ड्रूप्स नहीं लिखना है। यहाँ पे स्टोन फ्रूट ड्रूप्स होता है, ये हमें तो पता चल गया, लेकिन हमें यहाँ पे ड्रूप्स नहीं लिखना है। ठीक है, ये चीज समझो, क्योंकि यहाँ पे आपसे स्टोन फ्रूट के बारे में पूछा है तो स्टोन फ्रूट के बारे में ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन दे दी, अगर याद होगी तो लिखना, वरना मत लिखना। ठीक है, सीधा एग्जाम्पल दे देना, और अगर दो याद है तो दो लिख देना, तीन याद है तो बहुत बढ़िया, तीन लिख के आ जाना। ठीक है, अब यहाँ पे आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटरनेशनल सूप? अब देखो, जो इंटरनेशनल सूप है, इस टर्म से आपको क्या समझ में आता है? अब ये जो क्वेश्चन है ना, इससे रिलेटेड आपके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल सूप क्या होता है, आपका मलिगेटॉनी क्या होता है, आपका जो माइंडस्टोन है वो क्या होता है, ये सारे जो सूप्स हैं इनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो थोड़ा अच्छे से जो इंटरनेशनल सूप्स है उनकी डेफिनेशन वगैरह अच्छे से याद करके चले जाना, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, 80 to 90% चांसेस होते हैं, 90% नहीं बोल सकती, बट 70 to 80%। इतने ज्यादा भी चांसेस नहीं होते, बट हाँ 70 to 80% चांसेस होते हैं कि इनसे पूछा जाए। ठीक है, तो इंटरनेशनल सूप क्या होता है पहले ये बताएंगे, कि इंटरनेशनल सूप जो है ये उसके रीजन जहाँ पे वो बना है उससे आइडेंटिफाई किया जाता है। कि जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि मलिगेटानी हो गया, वो इंडिया से है। फ्रेंच अनियन सूप हो गया, फ्रांस से है। माइंडस्टोन जो है इटली से है। फिर यहाँ पे हमने एक कंक्लूजन दे दिया, दैट्स इट। कंक्लूजन देना इज ऑप्शन। ठीक है, देना है तो दो, वरना मत दो। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंडविचेस। आपके जो सैंडविचेस हैं उसके डिफरेंट टाइप्स हमें बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंडविच, एक्सप्लेन एनी फोर। कुछ डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में, लेकिन है दोनों अलग अलग क्वेश्चन पेपर से। तो यहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंडविचेस पूछा गया है, तो इसमें आप किस तरीके से लिख सकते हो? सबसे पहले आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंडविचेस लिखने हैं, जैसे कि आपका क्लब सैंडविच हो गया, आपका टी सैंडविच हो गया, ये सारे आपने लिख दिए। ठीक है, अगर आपको चार याद है, ठीक है, तो चार लिख दो, वरना पांच लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको उसको डिफाइन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये 4 मार्कर। ठीक है, तो एक लाइन में डिफाइन कर दो। ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी लंबी लाइंस लिख के आनी है, नहीं, एक लाइन में डिफाइन कर दो। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ सैंडविचेस लिखे हैं। मैंने यहाँ पे सारे के सारे क्यों लिखे? फॉर यू गाइस, लेकिन आपको सारे के सारे नहीं लिखने हैं। 4 मार्कर है तो 5 लिख के आओ या फिर 4 लिख के आओ। ठीक है, उससे ज्यादा मत लिख के आना, वरना मार्क्स भी कट सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा मत लिख के आना, एक पॉइंटर ज्यादा लिख सकते हो, उससे ज्यादा मत लिखना। अब यहाँ पे मेन आंसर आपका स्टार्ट होता है।
कि आपके जो 4 टाइप्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले आता है कोल्ड ओपन सैंडविच, कोल्ड क्लोज़ सैंडविच, फिर टी सैंडविच एंड क्लब सैंडविच। देखो, कोल्ड ओपन एंड क्लोज़ सैंडविच की डेफिनेशन आपकी बुक में है, लेकिन टी और क्लब वाले की नहीं है, तो उसकी डेफिनेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है? तो कोल्ड ओपन सैंडविच की क्या है कि ये ओपन होता है, इसमें सिर्फ एक ही ब्रेड यूज़ हो रही होती है और ऊपर थोड़ी बहुत टॉपिंग्स होती है। क्लोज़ सैंडविच में क्या होता है कि 2 ब्रेड्स यूज़ हो रही होती है और उसके बीच में फिलिंग होती है। टी सैंडविच क्या होता है, ये छोटा होता है, लाइट सैंडविच होता है, मतलब ज़्यादा ऐसा हेवी नहीं होता है कि बहुत ऐसे ऐसे बहुत सारे सैंडविचेज़ होते हैं जिनको खाने के बाद बहुत ज़्यादा हेवी फील होता है, लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा लाइट होता है और इसे यूजुअली टी टाइम में सर्व किया जाता है, जब चाय पी जाती है तब सर्व किया जाता है। और अक्सर इसे काट कर मतलब अट्रैक्टिव शेप में काटा जाता है और तब खाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्लब सैंडविच। क्लब सैंडविच जो होता है ये मल्टी लेयर्ड होता है एंड इसमें 3 या उससे ज़्यादा स्लाइसेस होती है। ठीक है, जैसे 1 स्लाइस हो गई, 2 स्लाइस हो गई, 3 स्लाइस हो गई और यहाँ पे आपकी फिलिंग हो गई। ठीक है, उससे ज़्यादा भी आप लेके जा सकते हो। बाकी इसमें आपकी वैरायटी ऑफ फिलिंग्स होती है एंड यूजुअली इसे कट किया जाता है कुछ पोर्शंस में और इसे एज़ अ कंप्लीट स्नैक सर्व किया जाता है। अब देखो, इतना ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़्यादा इसमें अभी लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत आपको पता है, थोड़ा बहुत लिख दो। तो अगर आपको ज़्यादा पता है तो ज़्यादा भी लिख सकते हो, लेकिन 2 लाइन से ज़्यादा मत लिखना। ठीक है? अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग्स यूज्ड इन सैलेड्स। जो आपका सैलेड है उसमें जो डिफरेंट टाइप की जो ड्रेसिंग्स यूज होती है वो हमें मेंशन करनी है, वो हमें बतानी है। अब जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया इसमें ड्रेसिंग की इंपॉर्टेंस पूछी गई है, तो इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसिंग बतानी है और इसमें आपको इनकी इंपॉर्टेंस बतानी है। तो सबसे पहले जो डिफरेंट टाइप की ड्रेसिंग्स है उन्हें हम डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे हमें 4 पॉइंटर्स लिखने हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 लिखे हुए हैं। फोर्थ आप लिख सकते हो हनी, ठीक है? हनी भी यूज़ होता है, ठीक है? वो लिख दो। अब जैसे यहाँ पे विनेग्रेट है, थाउज़ेंड आइलैंड, मेयोनेज़, हनी, ये आप लिख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैलेड ड्रेसिंग में। फिर उसके बाद इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? इंपॉर्टेंस क्या होती है कि ये जो ड्रेसिंग होती है ये टेस्ट और फ्लेवर देती है आपके सैलेड में। ये टार्टनेस और स्पाइसीनेस और मॉइस्टनेस प्रोवाइड करते हैं आपके सैलेड में और ये इम्प्रूव करती है टेक्सचर और सैलेड को थोड़ा-सा एन्जॉयबल बनाती है खाने में। और जो ओवरऑल अपीयरेंस है सैलेड की वो भी एनहांस हो जाती है और जो सैलेड है उसे इनकम्प्लीट माना जाता है अगर अच्छा खासा जो मतलब सूटेबल ड्रेसिंग जो है वो यूज़ नहीं होती है। ठीक है? तो आपका जो ये क्वेश्चन है ये 2 मार्कर है। तो आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखने हैं, ठीक है? 3 लिख सकते हो या 2 लिखो तो ठीक है, 3 लिखो तो उससे बढ़िया, ठीक है? सबसे बढ़िया। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे यहाँ पे ड्रेसिंग के बारे में पूछा गया है, वैसे ही आपके सैलेड के जो बॉडी है, गार्निश, ठीक है? गार्निश के बारे में बहुत पूछा जाता है कि गार्निश क्या होता है, गार्निश की इम्पोर्टेंस क्या होती है, गार्निश की इम्पोर्टेंस क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनलिस्ट द डिफरेंट मॉइस्ट हीट मेथड्स ऑफ कुकिंग। आपके जो अलग-अलग मॉइस्ट हीट मेथड्स हैं, उन्हें हमें एनलिस्ट करना है, बेसिकली बताना है कि ये हमारे मेथड्स होते हैं, बाकी उन्हें डिस्क्राइब हमें नहीं करना है क्योंकि ये 2 मार्कर है। अगर 4 मार्कर होता तो आप डिस्क्राइब कर रहे होते। ठीक है? समझ में आया? अब यहाँ पे क्या पूछा गया, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 4 एग्जांपल्स ऑफ ड्राई मेथड्स ऑफ कुकिंग। तो मतलब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि आपका जो मॉइस्ट हीट मेथड है और आपका ड्राई हीट मेथड है, दोनों से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे आपको आंसर कैसे लिखना है, इसके पे चलते हैं। अब देखो, आपके पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मॉइस्ट हीट मेथड्स ऑफ कुकिंग बताने हैं अलग-अलग, ठीक है? एनलिस्ट करना है, बेसिकली आपको लिस्ट एक बनानी है सारे के सारे जो मेथड्स है उनकी। तो यहाँ पे आपके सारे मेथड्स आ गए, बॉइलिंग आ गया, सिमरिंग आ गया। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली सिर्फ उनके नाम लिखने हैं कि बॉइलिंग है फर्स्ट, ठीक है? फर्स्ट इज बॉइलिंग, सेकंड इज सिमरिंग, ठीक है? ये सारा ऐसे करके आपको
पूरा लिखना है, जितने हैं सारे के सारे लिखने हैं। ये टोटल आपके 7 है, तो आपको 7 लिख के आना है, ठीक है? तो 7 के 7 आप याद रखो कि ब्रेजिंग है, बॉइलिंग है, सिमरिंग है, ये सारे के सारे याद रखो और लिख के आने हैं। वन मोर थिंग दैट आई वांट टू ऐड कि जैसे इसमें आपसे मॉइस्ट हीट मेथड्स पूछा है, तो मॉइस्ट हीट मेथड होता क्या है, इसकी डेफिनेशन भी आपको लिख के आनी है, ठीक है? ताकि थोड़ा आपका आंसर अच्छा दिखे, ठीक है? तो आपके जो 2 मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं ना, वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए लिख के आना डेफिनेशन। अब देखो कुछ बच्चों को याद रह सकती है, कुछ बच्चों को याद नहीं रह सकती है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी जिनको याद है अच्छे से वही लिख के आएँ, वरना मत लिख के आना। अब नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है कि कोई भी 4 एग्ज़ाम्पल्स दे दो ड्राई मेथड ऑफ कुकिंग और उन्हें एक्सप्लेन करना है। सो बेसिकली जैसे यहाँ पे आपके मॉइस्ट हीट मेथड थे सिमरिंग वगैरह, तो वैसे ही आपके यहाँ पे रोस्टिंग वगैरह है, बेकिंग वगैरह है, तो उसको आपको लिखना है और पूरा ऐसे डिस्क्राइब कर देना है। प्लस वन मोर थिंग दैट आई वांट टू ऐड कि आपको ड्राई हीट मेथड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अगर दोगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज यूज्ड बाय डीप फैट फ्राइंग कुकिंग? कौन सा हीट ट्रांसफर जो है, कौन सा हीट ट्रांसफर का मेथड जो है वो डीप फैट फ्राइंग के लिए यूज होता है? कौन कौन से हीट ट्रांसफर के मेथड होते हैं? पहला हो गया आपका रेडिएशन, ठीक है? एंड दूसरा आपका हो गया कंडक्शन एंड तीसरा आपका हो गया कन्वेक्शन एंड फोर्थ आपका हो गया इंडक्शन। ओके, तो ये आपके 4 हैं। तो ये सारे आपके क्या हैं? ये है आपके हीट ट्रांसफर के मेथड्स, जिनके थ्रू आपका जो हीट है वो फूड तक ट्रांसफर होता है। ठीक है, आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा, उसमें ये था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मेथड जो है ये आपका डीप फैट फ्राइंग में यूज होता है। अब डीप फैट फ्राइंग क्या होता है? डीप फैट फ्राइंग होता है कि इसमें आपका बहुत सारा ऑयल होता है, उस बहुत सारे ऑयल के अंदर आपका जो फूड है वो डुबोया जाता है और उसे फ्राई किया जाता है। जैसे कि आपके फिंगर फ्राइज होते हैं, उन्हें बहुत सारे ऑयल के अंदर डाला जाता है और उन्हें फ्राई किया जाता है। दैट इज डीप फैट फ्राइंग। अब देखो डीप फैट फ्राइंग में एग्जैक्टली कौन सा मेथड यूज होता है ये थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है। ठीक है, ये आपके पीवाईक्यूज में था इसलिए मैंने लिया है ये। वैसे ये सारे के सारे जो सारे 10 क्वेश्चन है ये पीवाईक्यूज ही है। तो अब ये पहचानने के लिए हम सारे एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे रेडिएशन क्या होता है, कंडक्शन क्या करता है, ये सारे हम थोड़ा समझेंगे। देखो रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन में हमारा जो फूड होता है वो डायरेक्टली हीट पर ऐसे लगा होता है, मतलब यहाँ पे आग जल रही है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा फूड है, ठीक है, जो भी मेरा फूड है उसको मैं ऐसे करके पका रही हूँ, दैट इज रेडिएशन। कंडक्शन के लिए यहाँ पे फायर हुई, ठीक है, फायर है यहाँ पे। यहाँ पे आपका कोई भी पैन वगैरह आप ले लो, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, पैन वगैरह ले लिया आपने और इसमें आपका जो भी फूड है वो आप कुक कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में बेसिकली क्या होता है, इसमें आपका जो फूड है वो कुक करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ पे आपका जो एयर में मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, मतलब बेसिकली ठंडे से गर्म में जाते हैं, गर्म से ठंडे में जाते हैं, दिस इज द प्रोसेस। बेसिकली मान लो कि ये एक कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर मैंने ऐसे ऐसे हीट, नीचे ऐसे हीट चल रही है, ठीक है, पानी है इसमें। तो पानी पहले क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये वाला जो पानी होगा वो गर्म होना स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद ये गर्म होगा तो ये हल्का हो जाता है, ठीक है, जो भी चीज गर्म होती है वो हल्की हो जाती है और वो ऊपर को उठना स्टार्ट हो जाती है। हल्की होगी तो ऊपर उठेगी, राइट? तो ऊपर को उठ के यहाँ आ जाएगी और जो ऊपर वाला पानी है वो अभी तक गर्म नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे
आ जाएगा। तो यहाँ पे एग्ज़ैक्टली हमारा फूड कुक कैसे हो रहा है? पानी में जो मॉलिक्यूल्स वग़ैरह है, उसके वज़ह से कुक हो रहा है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अवन है, ठीक है? अवन को क्या करना पड़ता है पहले? प्रीहीट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है प्रीहीट? क्योंकि उसके अंदर की जो एयर होती है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होती है और उस एयर की वज़ह से ही हमारा फूड कुक हो रहा होता है अवन में, ठीक है? तो उसको पहले क्या किया जाता है? गरम किया जाता है। फिर उसके बाद उसमें आपका खाना डाला जाता है, मान लो ये खाना है, तो अब और ज़्यादा हीट दी जा रही है, मतलब पहले तो वो गरम हमने प्रीहीट कर दिया तो पहले से ही गरम था ही, ठीक है? फिर उसके बाद हम और ज़्यादा हीट दिए जा रहे हैं, तो वो और ज़्यादा अच्छे से कुक हो जाएगा, ठीक है? तो दैट इज़ कन्वेक्शन। इंडक्शन में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ हो रही होती है, बेसिकली आपका एक कॉइल होता है जिसके थ्रू आपकी हीट आ रही होती है, दैट्स इट। आपको इससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो दैट इज़ इंडक्शन एंड यहाँ पे हमारा जो आंसर है दैट इज़ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्यों? क्योंकि कन्वेक्शन इसलिए क्योंकि मान लो ये एक कंटेनर है, इसमें आपका ऑयल है। ऑयल क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर पे है, हीट करोगे पहले। कुछ भी अगर आपको फ्राई करना होता है, पहले क्या करते हो? पापड़ अगर फ्राई करना होगा तेल में, तो क्या करते हो? पहले जो तेल है उसको गरम करोगे, फिर उसके बाद उसमें आप अपना जो पापड़ वगैरह जो भी आपको फिंगर फ्राई वगैरह डालना होता है वो डालते हो या फिर आप पहले ही उसको डाल देते हो। पहले ही डालने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो कुक ही नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हमारा जो अंदर मॉलिक्यूल्स है वो गरम नहीं है और उनके वजह से ही हमारा फूड कुक हो रहा है। तो उनका जो गर्म होना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है? कन्वेक्शन है, ठीक है? तो डीप-फैट फ्राइंग यूजेस द मेथड ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। ओके, तो इस मेथड में जो हीट ट्रांसफर होता है वो हॉट ऑयल के वजह से होता है। जो भी आसपास फूड के आसपास जो भी हॉट ऑयल होता है उसकी वजह से होता है। जो हॉट ऑयल होता है वो फूड को कुक करता है इवनली एंड फ्रॉम ऑल साइड और उसको क्रिस्प एंड गोल्डन ब्राउन होता है। और मैं आपको एक और चीज सजेस्ट करूंगी, कन्वेक्शन को भी थोड़ा सा डिफाइन कर देना और डीप फैट फ्राइंग को भी थोड़ा सा डिफाइन कर देना एक एक लाइन में। अगर एक लाइन में हो पाए तो ही करना, वरना मत करना, क्योंकि ये वैसे ही 2 मार्क का क्वेश्चन है तो इतना ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज मेंशन गाइडलाइंस टू मिनिमाइज न्यूट्रिएंट लॉसेस ड्यूरिंग फूड प्रिपरेशन। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आता है, ठीक है? इससे मतलब ये वाले क्वेश्चन को आपको अलग-अलग तरीके से पूछ लिया जाएगा कि जैसे अगर मैं फूड प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मेरे को ऐसे क्या प्रिवेंशंस करने चाहिए? ऐसा क्या चीज़ें करनी है जिससे कि मेरा जो न्यूट्रिएंट लॉस है उसको मैं प्रिवेंट कर सकूँ, उसको मैं रोक सकूँ, ठीक है? उससे मैं बच सकूँ, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जो है अलग-अलग तरीके से पूछा जाता है आपका। तो इसको किस तरीके से लिखना है और ये आपका 4 मार्कर में ज़्यादातर पूछा जाता है और इस क्वेश्चन के चांसेस आपके 80 टू 90% होते हैं, ठीक है? तो इसको भी ढंग से करके चले जाना। अब इसको किस तरीके से लिखना है? इसको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? आपके पॉइंटर्स होने चाहिए, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आपका आंसर है द फॉलोइंग गाइडलाइंस हेल्प टू मिनिमाइज न्यूट्रिएंट लॉसेस ड्यूरिंग फूड प्रिपरेशन। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये पर्टिकुलर लाइन मुझे लिखनी ही क्यों है? क्यों लिखूं मैं जब मुझसे जब 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है और यही चीज पूछी गई है कि भाई क्या फ्रेश वेजिटेबल वगैरह कोई मतलब बेसिकली टिप्स पूछी गई है और वो जो टिप्स है मैं जब वो टिप्स दे दूंगी तो ये पर्टिकुलर लाइन लिखने की क्या जरूरत है? तो जरूरत है क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है मतलब जो आपका आंसर है वो ज्यादा स्ट्रक्चर में दिखता है, ज्यादा अच्छा दिखता है, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर लिखना, ठीक है? ऐसे पर्टिकुलर लाइन्स ज़रूर लिखना है। ये वैसे आपके क्वेश्चंस में से ही उठाई गई होती हैं, लेकिन प्लीज़ लिखना, ठीक है? अब यहाँ पे आपके जो पॉइंट्स हैं ये लिखे पड़े हैं, ये पढ़ सकते हो क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो बार-बार पढ़ाने का कोई पॉइंट बनता नहीं है, ठीक है? तो पढ़ लो एंड ये क्वेश्चन आपका इस चीज़ से भी आता है कि टिप्स बताओ टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट न्यूट्रिएंट लॉसेस, ठीक है? तो इस नाम से भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इस तरीके से भी पूछा जाता है। बाकी यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है जिसको आपको लिखना पूरा ऑप्शनल है, ठीक है? लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, इट्स ऑन यू। अब यहाँ पे आपके जो 10 के 10 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस
अच्छे लगे हों। अगर आपको और भी क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं और वीडियोज़ ले आऊँगी। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू गाइज़ कि जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है उसका जो सिलेबस है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है चैनल पे, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। एंड क्योंकि मैंने उसमें पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, पूरा चैप्टर जो है, सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं वो आपकी बुक से हैं। ठीक है, सबको डिटेल में पढ़ाया गया है और उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से कोई भी लाइन्स ऐड की हो, वो सारी की सारी आपकी बुक से ही ली गई हैं। तो वो आप जाके देख सकते हो, उसमें सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए गए हैं जो आपकी बुक में थे। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अभी ना पढ़ के एग्ज़ाम टाइम में पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी मैं वन शॉट्स लाने का सोच रही हूँ। तो शायद 1 या 2 महीने में जो है वन शॉट्स भी मैं डाल दूँ उसके। देखते हैं जैसा भी होगा, क्योंकि मेरा थोड़ा ऐसा हो जाता है कि मुझे कुछ और काम आ जाता है तो मेरे को वो करना पड़ता है। बट मैं अपना पूरा कोशिश करूँगी कि मैं जो भी वन शॉट्स वगैरह है वो डाल दूँ जल्द से जल्द। सो या कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। एंड वन मोर थिंग कि ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है? सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग।